तो यहाँ देख रहे हैं मेटलर्जी का सुपर फास्ट रैपिड रिवीजन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सारे पीवाईक्यूज यहाँ पे कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स का, ठीक है। पूरे वीडियो का पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? पार्थ मुमाया ऐप के ऊपर हमारा जो परसिवरेंस बैच है उसके अंदर पूरी जो सीरीज है रैपिड रिवीजन की, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बैच की प्राइस मात्र 59 रुपीज़ है टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम्स। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में से आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक बताता हूँ जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बार पीवाईक्यू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सवाल पूछे गए हैं। एक होता है रिएक्टिविटी सीरीज, एक होता है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। 5 प्रॉपर्टी हैं, पांचों आपको याद रखनी है बिकॉज एक बार 5 मार्क का सवाल भी पूछा गया है। एंड एक प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर ज्यादा बार सवाल पूछे गए हैं पीवाईक्यू में भी और इवन सैंपल पेपर जो मैंने देखे उनके अंदर भी। तो ये 3 टॉपिक तो आप करके ही जाना। इसके अलावा आज के वीडियो में हम वो सारे टॉपिक देखेंगे जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, लेकिन आपको एकदम डिटेल में अगर चैप्टर पढ़ना है तो आपको वन शॉट वीडियो देखना चाहिए अगर आपको कहीं पे बेसिक्स में क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर तो हम कोशिश करेंगे जितना कम समय में हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर सके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। सो स्टार्टिंग विथ डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बहुत ही बेसिक चीज़ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। अब ये 2 मार्क के लिए अगर पूछा जाता है तो आपको कितने पॉइंट लिखने पड़ेंगे? आप 2 पॉइंट लिखेंगे, मतलब 1 1 एंड 2 एंड 2। 2 पॉइंट के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ये बात मैंने 2-3 टीचर्स से कंफर्म की, बोर्ड के जो मॉडरेटर होते हैं उनसे कंफर्म की है। तो आपको 2 मार्क के लिए 2 पॉइंट लिखने जरूरी हैं। इसके अलावा अगर आप पढ़ के जाते हो, अगर आपने 0.3 0.4 पढ़ा हुआ है तो सेफ्टी के लिए लिखकर आइए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको 2 मिनट ज़्यादा लगेंगी, लेकिन सेफ्टी के लिए अगर आपको आता है तो यू शुड राइट 4 पॉइंट्स, बट आपको 2 पॉइंट पे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ सेफ्टी के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आपको 2 पॉइंट लिखोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही बेसिक डिस्टिंग्विश है। यहाँ पे मेटल्स के पास चमक होती है, नॉन मेटल्स के पास नहीं होती। एक्सेप्शन कौन है? आयोडीन एंड डायमंड, ये दोनों चमकते हैं, लस्टर होता है उनके पास। डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन का एक फॉर्म है, एलोट्रोप है, ठीक है। फिर मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सारे मेटल गुड कंडक्टर हो ये जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन का एक प्रकार है, एक फॉर्म है, एक एलोट्रोप है। नाउ मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शन कौन है? मर्क्यूरी है और गैलियम है, ये दोनों लिक्विड होते हैं। नाउ नॉन मेटल की बात करें, दे आर जनरली गैसेस एंड सॉलिड। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स क्या है? गैस है, सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शन कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक लिक्विड है, ठीक है। नाउ मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। इसका क्या मतलब है सर? आपको समझाना चाहूंगा, शायद 1 मिनट मेरी ज्यादा लगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, लेकिन आपको बताना चाहूंगा। आपने सोडियम ऑक्साइड सुना है? हाँ। मैग्नीशियम ऑक्साइड सुना है, कैल्शियम ऑक्साइड सुना है। ये सारे बेसिक ऑक्साइड हैं। इनको बेसिक ऑक्साइड क्यों बोला जाता है? बिकॉज जब इनको मैं पानी के साथ रिएक्ट कराऊं, पानी के अंदर डालूं, तो ये लोग पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एक बेस बनाते हैं, एक एल्कली बनाते हैं। सोडियम ऑक्साइड को अगर आप पानी में डालें तो पानी के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो वो MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे, ये तो हमने पढ़ा भी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं या फिर लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो ये तीनों कौन है? ये तीनों एक बेस हैं। NaOH एक बेस है, MgOH2 एक बेस है, CaOH ट्वाइस एक बेस है। रेड लिटमस पेपर डालोगे आप सॉल्यूशन में तो वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज वाई हम क्या बोलते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। उनको पानी में डालोगे तो वो एल्कली बनाते हैं, बेस बनाते हैं, ठीक है। नाउ नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड है वो एसिडिक या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं CO2 को लूं, इट इज एसिडिक इन नेचर, क्यों है वो भी बताऊंगा। SO2 को ले लूं, ये भी क्या है? एसिडिक इन नेचर होता है। एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर CO2 को पानी में डाला जाए तो पानी के साथ कंबाइन करके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है। SO2 को पानी में अगर डाला जाए तो वो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। तो यहाँ पर CO2 SO2 एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, नॉन मेटल के। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है? न्यूट्रल होता है।
तो आई होप एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन, आपको यहाँ पे ये डिस्टिंग्विश समझ में आया है, ठीक है। चलिए, तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है इसके बेसिस पे कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन है। बहुत ही बेसिक सवाल आते हैं। नाउ ट्रस्ट मी, आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन चैप्टर में अगर आप क्वेश्चंस देखो तो कुछ गिने चुने टॉपिक हैं, उनके ऊपर ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव में भी काफी बार सवाल पूछे जाते हैं। एमसीक्यू है या ऑड मैन आउट हो गया। जिंक, आयरन, फास्फोरस, सोडियम, इसमें से ऑड मैन आउट क्या रहेगा? फास्फोरस। कहाँ गई मेरी पेन? हाँ, फास्फोरस ऑड मैन आउट रहेगा बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल, बाकी सारे मेटल्स हैं, ठीक है। सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, चैप्टर को स्किप मत करिएगा। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैप्टर में से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ पीवाईक्यूज अच्छे से करिए, एंड सैम्पल पेपर आपके पास अगर कोई भी है, नवनीत के हैं, टारगेट के हैं, तो वो अच्छे से करके जाइए। बाकी मैंने मेरा जो फ्री स्टडी मटेरियल है, फ्री स्टडी मटेरियल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसमें मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक दिया है। इनफैक्ट वहाँ पे आपको एक फोल्डर दिखेगा प्रैक्टिस सैम्पल पेपर का। फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको फोल्डर मिलेगा सैम्पल पेपर, उसमें चैप्टर वाइज साइंस के क्वेश्चंस दिए हैं मैंने लास्ट 3 साल से। 21, 22, 23 में दे रहा हूँ मैं, 24 में भी दिए थे, 24 में नहीं दिए थे, 21, 22, 23 के दिए हैं। तो वो सैम्पल पेपर वाले फोल्डर में जाके आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन करेंगे तो आपका काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। पीवाईक्यू करना और ये करना फ्री, सारी फ्री चीज़ें हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ, रिएक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स कौन से रिएक्शन दिखाते हैं? ऑक्सीजन के साथ दिखाते हैं, वाटर के साथ दिखाते हैं, एंड एसिड के साथ दिखाते हैं। इनके ऊपर भी कुछ कुछ छोटे मोटे सवाल पूछे गए हैं, तो वो हम देख लेंगे। नाउ, सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब देखिए, सिंपल है, सोडियम और ऑक्सीजन का अगर रिएक्शन हो रहा है, वैसे सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, वो आग पकड़ सकता है अगर उसको खुले में रखा जाए, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग भी पकड़ सकता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए सोडियम को कैरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है। कैरोसिन के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है ना, और कैरोसिन के अंदर वो डूब जाता है। सोडियम इज मोर डेंस, सोडियम की डेंसिटी ज़्यादा है कैरोसिन से, तो अंदर डूब जाएगा, कैरोसिन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सो उसको कैरोसिन में स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर गिव रीजन आया था, 2 बार पूछा गया है ना। सोडियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? Na2O। अब ये कैसे बनता है, इसके लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी आरती है, आप वो देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो हम क्रिस क्रॉस करें तो मुझे क्या मिलता है? Na2O। सारे फॉर्मूला इसी बेसिस पे बनाए जाते हैं, वैलेंसीज को आपको लर्न करना है एंड बाद में आप क्रिस क्रॉस कीजिए, तो आपका जो फॉर्मूला है वो बन जाता है, ठीक है। अब ये जो जितने भी रिएक्शन हम यहाँ पे देखेंगे उसकी बैलेंसिंग मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बिकॉज नहीं तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ठीक है। तो बैलेंसिंग आप करेंगे। यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर लिख देता हूँ, सॉलिड होता है। अब सोडियम ऑक्साइड को अगर पानी में डाला जाए तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्या बनेगा? NaOH बनेगा, एंड ये पानी में डिजोल्व हो जाएगा, तो ये कैसा रहेगा? एक्वियस रहेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। चलो, ये अपना सोडियम का कहानी हो गया। वैसे ही मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मुझे क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, और ये कैसा रहता है? सॉलिड रहेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर पानी में डाला जाए, ध्यान से सुनना, टेक्स्ट बुक में स्टेट ऑफ मैटर नहीं दिया हुआ है, तो आप एग्जाम में अगर नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूंगा, ये सॉलिड रहेगा, ये लिक्विड रहेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यहाँ पे क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंसिंग आप करेंगे इसकी, क्या मैं कर दूं? चलो, इस वाले की कर देते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? ऑनेस्टली बताऊं तो बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 मैग्नीशियम है, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है ना, पानी में डिजोल्व नहीं होता, तो इसका स्टेट ऑफ मैटर में क्या रखूंगा? सॉलिड रखूंगा। थोड़ा सा डिजोल्व होता है, लेकिन ज्यादातर डिजोल्व नहीं होता। तो मान लो कि आपने एक बीकर लिया जिसमें पानी है, उसमें आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड डाला, तो यहां पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, लेकिन उसके पार्टिकल्स आपको इस तरह से पानी में फ्लोट होते हुए दिखेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स, प्रेसिपिटेट, आपको फ्लोट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। इट इज अ सस्पेंशन, एक मतलब क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर क्या लिख रहे हैं? सॉलिड लिख रहे हैं, ठीक है। यू गेटिंग मी? इतना ठीक है। चलो, फिर बात करते हैं, ये गिव रीजन जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये 2 बार पूछा गया है, तो इसको मैं एक स्टार, 2 बार स्टार करना चाहूंगा। 2 बार पूछा गया है, जो मैंने आपको कहानी बताई वही है। चलिए, लर्न कर लेना अच्छे से। आउट ऑफ सोडियम एंड सल्फर विच इज अ मेटल? सोडियम और सल्फर में से सोडियम इज द मेटल,
एक्सप्लेन इट्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। सिंपल सा 2 मार्क के लिए पूछा गया था। नाउ बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो मेटल और ऑक्सीजन का ऑक्साइड बनता है, तो मेटल और वाटर का क्या बनता है। वाटर को हम हाइड्रो बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सुना है ना, पानी मतलब हाइड्रो। तो मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। बाय द वे ये हाइड्रोक्साइड सारे रिएक्शंस में नहीं बनेगा, आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। थोड़े ही रिएक्शन है, लर्न करके जाने हैं, इसके ऊपर पूछा जा सकता है। सोडियम और वाटर ये रिएक्ट करें तो यहाँ पे सिंपल मेरा क्या बनता है, एक NaOH बनेगा, कैसा रहेगा, एक्वियस रहेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी जो उड़ेगी, जिसको मैं अपवर्ड एरो से दिखा रहा हूँ, प्लस मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलती है बहुत सारी हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन जो है वो आग पकड़ लेता है एंड धमाका होता है, सो इट इज अ एक्सप्लोसिव रिएक्शन। सोडियम और वाटर का रिएक्शन बहुत खतरनाक होता है एंड दैट इज वाई सोडियम को पानी से हमेशा दूर रखना चाहिए, इसलिए केरोसिन में भी रखना चाहिए। एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के साथ भी वो रिएक्ट कर सकता है, या फिर कहीं पे थोड़ा सा भी अगर पानी उसको मिल गया तो पानी के साथ धमाकेदार रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। ये हुआ है एक्सीडेंट लेबोरेटरी में, जब मैं कॉलेज में था तो प्रैक्टिकल्स करने होते थे, तो वहाँ पे टेस्ट ट्यूब में हमें सोडियम को मेल्ट करके सोडियम फ्यूजन टेस्ट होती है वो करना पड़ता था। तो कोई स्टूडेंट एक थी जिसने टेस्ट ट्यूब लिया लेकिन उसके अंदर पानी रह गया था, उसमें उसने सोडियम डाला एंड पूरा टेस्ट ट्यूब फूटा, सारा कांच वाच यहाँ वहाँ उड़ा, बहुत जोर, ऐसा लगा एटम बॉम्ब फूट गया प्रैक्टिकल लैब के अंदर, इतना सा सोडियम का टुकड़ा था एंड इट इज़ डेंजरस, ठीक है। यूट्यूब पे तो आप वीडियो देखते ही हो इसके। पोटेशियम को अगर पानी में डाला जाए तो क्या बनेगा, KOH बनेगा, पोटेशियम KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वियस रहेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस आएगी, प्लस यहाँ पर भी हीट निकलती है। इनफैक्ट रिएक्टिविटी सीरीज में देखो तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है, के ना ली ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर टिन की फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ये आगे बताऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पे आप देखो पोटेशियम, पोटेशियम टॉप पे आता है, सोडियम के भी ऊपर है, तो इनफैक्ट पोटेशियम का जो रिएक्शन होता है वो सोडियम वाले रिएक्शन से ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। पोटेशियम को तो हम लेबोरेटरी में वगैरह यूज़ करते भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए उसको देते भी नहीं है लेबोरेटरी में, ठीक है। चलो फिर बात करेंगे कैल्शियम और वाटर की। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, CaOH ट्वाइस तो बनता है और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है, बैलेंसिंग आप करेंगे। ये भी कैसा रहेगा, एक्वियस रहेगा, एक्वियस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, कैल्शियम का जो रिएक्शन है उसमें हीट नहीं प्रोड्यूस होती, हाइड्रोजन आग नहीं पकड़ता, तो हाइड्रोजन के जो बबल्स हैं, मान लो ये बीकर था उसमें पानी था, इसमें आपने कैल्शियम का एक टुकड़ा डाला, तो उस कैल्शियम के टुकड़े के ऊपर हाइड्रोजन के बबल्स बनेंगे एंड बिकॉज ऑफ द बबल्स ये कैल्शियम का जो टुकड़ा है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आग नहीं लगती, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस नहीं होती, तो हाइड्रोजन का धमाका नहीं होता, हाइड्रोजन के बबल्स के वजह से कैल्शियम फ्लोट करता है। बाय द वे ये चैप्टर में से मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, गिव रीजंस अच्छे से करके जाओ, जितने भी टेक्सुअल हैं जो एक्सरसाइज में है वो सारे गिव रीजन करके जाइए, उसके अंदर से पूछा जाता है काफी बार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम है, आयन है, जिंक है, ये लोग हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, यहां पर क्या बनेगा, यहां पे बनेगा मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहां पर हम लिक्विड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, एल्यूमिनियम लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो किसके साथ कर रहा है, वो टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर क्या है, गैस, गैसियस, ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, लिक्विड वाटर के साथ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, मेटल का ऑक्साइड बनेगा, तो यहाँ बनेगा Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। स्टेट ऑफ मैटर तो आप समझते हो ना कि लिखने की जरूरत है, ये सॉलिड रहेगा और हाइड्रोजन बाहर आ रही है, ठीक है। फिर आयन और वाटर की बात करूं, अगेन वाटर किस फॉर्म में है, स्टीम के फॉर्म में। अब आपको एक बात बताता हूं, लोखंड के 2 ऑक्साइड होते हैं, आपको पता है आयन की 2 वैलेंसी है, वैलेंसी 2 एंड वैलेंसी 3। 2 को हम फेरस बोलते हैं, यहां लिख दूं, 2 को हम क्या बोलते हैं, फेरस। मतलब बेसिकली जब Fe के ऊपर 2+ चार्ज आता है, Fe के ऊपर जब 2+ चार्ज आता है, वैलेंसी 2, इसको हम फेरस बोलते हैं, एंड जब Fe के ऊपर 3+ चार्ज आता है, वैलेंसी 3, उसको हम फेरिक बोलते हैं, ठीक है।
तो लोखंड के दो ऑक्साइड होते हैं, एक होता है FeO फेरस ऑक्साइड एंड एक होता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। तो इन दिस केस इस रिएक्शन में ये दोनों बनते हैं, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है एंड अल्टीमेटली क्या बनेगा, Fe3O4। कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला बनता है, इसको बोलते हैं फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, या फिर इसको आप आयन ब्रैकेट 2,3 2,3 मतलब वैलेंसी 2 एंड वैलेंसी 3 की बात कर रहा हूं, या फिर Fe+2+3 दोनों आपको यहां पे मिलता है, आयन 2,3 ऑक्साइड ऐसा नाम होता है, जहां पे Fe+2+3 दोनों अवेलेबल हैं, ठीक है, Fe3O4। चलो कहानी तो समझ में आपको आ रही होगी, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे लिखूंगा Fe3O4, ये कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक। चलो जिंक और वाटर की बात करें, फिर से ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड होता है ZnO, सॉलिड रहेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। चलो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, इसके पहले जो हमने देखे, सोडियम देखा, पोटेशियम देखा, कैल्शियम देखा, वो लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे, हाइड्रोक्साइड बना रहे थे एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर ये लोग स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं एंड मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। चलो नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड की बात करूंगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप HCl ले रहा हूँ, आपको मैं H2SO4 के साथ भी रिएक्ट करके बता दूंगा कि क्या बनेगा। नाइट्रिक एसिड के ऊपर सवाल नहीं पूछते, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, आपको देखना है तो आप वन शॉट वाले में देख सकते हैं नाइट्रिक एसिड वाला रिएक्शन, ठीक है। कॉपर का ही दिखता है वैसे, ये सारे मेटल्स का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाया है, आपके टेक्स्ट बुक में कॉपर का दिया हुआ है बस। मैग्नीशियम और HCl, तो यहाँ पे पहले क्या बनता है पता है, एक मेटल का सॉल्ट बनेगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल का सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे बनेगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड कैसा रहेगा, एक्वियस रहेगा, पानी में डिजोल्व हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है आपका MgCl2। एल्यूमिनियम और HCl, तो यहाँ बनेगा AlCl3, एक्वियस रहेगा, पानी में डिजोल्व, प्लस हाइड्रोजन गैस आएगी, ठीक है। आप ये PDF तो आपको परसिवरेंस बैच में मिल जाती है, इसका अगर आप शुरू का प्रिंट आउट भी लेते हैं तो ये सारी चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रिंट आउट छोड़ो, आपके नोटबुक बना दो, नोटबुक में आप लिखते जाइए, 2-3 बार लिखेंगे, सारे रिएक्शन जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इतने कर लो, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब Fe का यहाँ पे FeCl2 बनेगा। अब आप बोलोगे सर FeCl2 क्यों बन रहा है, FeCl3 फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं बन सकता। देखो आयन के भी दो क्लोराइड होते हैं ना, एक FeCl2 रहेगा, यहाँ पर आयन के ऊपर +2 चार्ज है तो ये फेरस क्लोराइड हो गया, और एक FeCl3 भी होता है जिसको हम फेरिक क्लोराइड बोलते हैं, जहाँ पे आयन के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, चाहिए तो आपको चार्ज बता देता हूँ ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, FeCl3 है तो 3+ चार्ज है, और FeCl2 में 2+ चार्ज है, फेरस क्लोराइड एंड फेरिक क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ बनता है FeCl2, FeCl2 फेरस क्लोराइड बनता है। इसके पीछे भी रीजन है, एक्वियस रहेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस उड़ेगी। इसके पीछे ये रीजन है कि अपना जो HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड तो है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। अगर मुझे Fe3+ बनाना है तो मुझे आयन का ऑक्सीडेशन करना पड़ता है ना, Fe का पहले +2 बनता है, फिर +3 बनता है, तो मुझे लोखंड का क्या करना पड़ रहा है, ऑक्सीडेशन करना पड़ रहा है। तो उसके लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, HCl स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे FeCl2 बनेगा, FeCl3 नहीं बनता, फेरिक क्लोराइड नहीं बनता, ठीक है। थोड़ी थोड़ी एडिशनल बातें हैं, बिकॉज आप लोग पूछते हो कमेंट्स में कि ये क्यों बना वो क्यों नहीं बना, इसलिए आपको ये एडिशनल बातें यहाँ पे बताते चल रहा हूँ। फिर यहाँ क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा, एक्वियस रहेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। बैलेंसिंग आप करेंगे ये मैं आशा रखता हूँ। चलिए फिर बात करते हैं एक्वारिजिया क्या होता है, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव में कोई सवाल पूछा जा सकता है या 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कोई, व्हाट इज एक्वारिजिया 1 सेंटेंस में पूछा जा सकता है। इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर बाय मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो 3:1। मतलब HCl कितना लेंगे 3, HNO3 कितना रहेगा 1। मतलब अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो 3 ml HCl लिया, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और 1 ml HNO3 लिया, तो क्या बनेगा, एक्वारिजिया बनेगा। या फिर मैं 6 ml HCl ले रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड, एंड कितना लेना पड़ेगा 2 ml HNO3 ले रहा हूं, है ना, 3:1 रेशियो,
या यहाँ पे 12 ले लिया तो यहाँ कितना लूंगा, 4 ml लूंगा, है ना। 12 ml है तो 4 ml है, 3:1 का रेशियो, समझ रहे हो। इस सॉल्यूशन को, इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एक्वा रिजिया। इट इज अ ऑरेंज कलर का हाईली कोरोसिव, कोरोसिव मतलब किसी भी मेटल को ये गला सकता है, गोल्ड को भी गला देगा, ठीक है। आप देखो इसके अंदर गोल्ड भी डिसॉल्व होता है। वैसे तो गोल्ड रिएक्ट नहीं करता एसिड के साथ, वाटर के साथ, गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन एक्वा रिजिया में ये डिसॉल्व होता है। एंड ये प्रोसेस गोल्ड का जो रिफाइनिंग होता है उसमें काफी बार यूज किया जाता है, एक्वा रिजिया में डिसॉल्व करके फिर उसको वापस निकालना, ठीक है। सो एक्वा रिजिया इज अ हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड, धुआं निकलता है उसमें से। ये बनाया था लेबोरेटरी में तो मुझे याद है कितना खतरनाक था ये। धुआं निकलते रहता है, बबल्स आते रहते हैं, कोई भी मेटल अंदर डालो तुरंत वो गलने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है, ठीक है। डेंजरस लिक्विड है। चलिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की बात करेंगे। तो ये सीरीज याद करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। केनाली नाम की लड़की है, केनाली ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी। ये मांगी का मैं एमजी लिख देता हूं। केनाली ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी। फरारी किसकी बनी हुई है, टिन की बनी हुई है, ठीक है। फरारी किसकी है, टिन की है। फिर भी, पीबी मतलब प्लम्बम, लेड, फिर भी क्यू, मर्क्यूरी को मिली बोलूंगा, ठीक है। फिर भी क्यू मिली सिल्वर ऑडी। केनाली ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, टिन की फरारी, फिर भी क्यू मिली सिल्वर ऑडी। ये मेरा रिएक्टिविटी सीरीज हो गया। अब आपको एक बात बताता हूं, यहां तक है ना, एल्यूमिनियम तक, ये इनको मैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स में रखता हूं, एल्यूमिनियम तक। हालांकि आपको लगेगा कि कैल्शियम तक जो रिएक्ट सेक्शन बना हुआ है ना, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, सिर्फ वो हाईली रिएक्टिव होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनको भी हम हाईली रिएक्टिव मेटल में लेते हैं, बिकॉज हाईली रिएक्टिव मेटल का जो एक्सट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोलिसिस से होता है। ध्यान से सुनना, हाईली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ओर इलेक्ट्रोलिसिस से होता है। एल्यूमिनियम का भी एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, आपको पता है। इसलिए एल्यूमिनियम तक हाईली रिएक्टिव रहेगा। फिर मॉडरेट रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिविटी में मैं लेड तक लूंगा, ये इतना, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये मॉडरेट रिएक्टिव है। एंड उसके नीचे जो है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। सेक्शन से याद रखना। अब एग्जाम में क्या आएगा, देखो एग्जाम में क्या पूछा जाता है। Observe the given figure of reactivity series of metal and answer the following question. Name two metals which react with water. Simple. React with water आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, उसमें से आप कोई भी लिख दो। आपने पोटेशियम लिखा, आपने सोडियम लिखा, ठीक है। नेम टू मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। तो मॉडरेट रिएक्टिविटी में मैं जिंक, आयन लिख सकता हूँ या फिर टिन और लेड लिख सकता हूँ। सेफ्टी के लिए मैं आयन और टिन लिखूंगा, ठीक है, एकदम बीच का। Fe लिखा, और टिन क्या होता है, Sn होता है ना, स्टैनम, Fe एंड Sn, ठीक है। नेम द मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल के है, एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल यहाँ पे गोल्ड है, और ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। चलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल ए इज 2,8,1। मतलब ये कौन है, ये सोडियम है। एंड दैट ऑफ मेटल बी 2,8,2, ये कौन है, मैग्नीशियम है। तो सोडियम और मैग्नीशियम में हु इज मोर रिएक्टिव। तो वही अपनी कहानी, के ना ली ने कार मांगी। हु इज मोर रिएक्टिव, सोडियम इज मोर रिएक्टिव। हाँ दिख रहा है ना आपको, रिएक्टिविटी सीरीज में दिख रहा है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव। राइट द नेम ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल। अच्छा, यहां पे आप लिखोगे मेटल ए विथ कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, इट इज मोर रिएक्टिव। दूसरे वाले में आप उसका नाम लिखोगे कि ये सोडियम है भाई। राइट द रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl। सोडियम का HCl के साथ अगर रिएक्शन किया जाए तो कुछ नहीं, NaCl बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी, यही रिएक्शन होगा। सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। अच्छा, मैंने आपको यह भी बताया था कि हम H2SO4 के साथ भी रिएक्ट करके देखेंगे। तो कौन से मेटल्स थे वहां पे, मैग्नीशियम था ना, तो मैग्नीशियम और H2SO4 ले लिया, क्या बनेगा, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम लेता हूँ H2SO4 के साथ, तो
Al2, देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो ये क्रिस क्रॉस अगर आप करो तो आपको Al2 ब्रैकेट SO4 थ्राइस मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इसको बैलेंस आप करेंगे, ठीक है। फिर आपने ले लिया आयन, ले लिया Fe और H2SO4, तो यहां पर भी FeSO4 बनेगा, फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस H2, एंड लास्ट में Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शंस बहुत सिंपल होते हैं। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की। काफी बार इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स क्या करते हैं? दे लूज इलेक्ट्रॉन। मैं सोडियम की अगर बात करूं, सोडियम की अगर बात करें, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होता है। इसको अगर स्टेबल बनना है, इसको अगर ऑक्टेट चाहिए, तो ये अपना जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, जो एक इलेक्ट्रॉन है, उसको वो लूज कर देगा, है ना। एंड इट विल फॉर्म अ कैटायन, मतलब ये क्या बन जाएगा? Na+ बन जाएगा विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सिंपल। इस तरह से कैटायन बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया। एंड नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन एंड दे फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, मतलब एनायन बनते हैं। अब फॉर एग्जांपल क्लोरीन की बात करें, 2,8,7 है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया, वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट करके 2,8,8 बना लेगा। तो अब यहाँ पे सोडियम का कैटायन बना Na+, क्लोरीन का एनायन बना Cl-। इनके बीच में क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट इच अदर, मतलब इनके बीच में रहेगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंपल। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आपस में लोग चिपक जाएंगे एंड क्या बन जाता है? आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। कहानी बहुत आसान है, नहीं समझ में आई आपको? ये जो एक इलेक्ट्रॉन आपको यहां दिख रहा है, ये किसके पास जाएगा? ये क्लोरीन के पास चला जाएगा। Na+ बना कैटायन, Cl- बना एनायन, इनके बीच में आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड क्या बन गया? आयोनिक बॉन्ड बन गया, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, 5 प्रॉपर्टी है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली बात, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड आयन, कैटायन एनायन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रांग है। देयरफॉर आयोनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। आपको कोई लिक्विड, कोई गैस आयोनिक कंपाउंड नहीं मिलेगा, हमेशा सारे आयोनिक कंपाउंड आपको सॉलिड ही मिलेंगे एंड कड़क मिलेंगे, हार्ड मिलेंगे, ठीक है। क्रिस्टल का फॉर्म होता है इनके पास। दूसरी बात, आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल एंड कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर। मेटल को अगर आप मारते हो तो वो चपटा होता है, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी। यहां पर आयोनिक कंपाउंड को आप मारोगे तो वो चूरा हो जाएगा। ये कैसे है? ब्रिटल है, ब्रिटल मतलब पाउडर हो जाती है, चूरा हो जाता है। दे कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर। फिर द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, मतलब क्या? अब यहां पे आपको जो पर्पल कलर का गोला दिख रहा है, वो किसका है? Na+ का है फॉर एग्जाम्पल। एंड आपको जो ग्रीन कलर का बड़ा गोला दिख रहा है, वो किसका है? Cl- का है, ठीक है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है Na+ Cl- के बीच में, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। सारे आयॉन्स चिपक के एक पूरा क्रिस्टल बनाते हैं। ये क्या है? मतलब आपको एक बात समझ में आ रही है ना कि क्या हो रहा है? Na+ Cl-, Na+ Cl-, Na+ Cl-, Na+ Cl-। इस प्रकार से ये कहानी चलते रहेगी। एक 3D फॉर्म यहाँ पे बनेगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पूरा बन जाएगा। इस प्रकार से सारे आयॉन्स चिपके हुए होते हैं, कैटायन एनायन चिपके हुए होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। इसको क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। एंड इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। देयरफॉर आयोनिक कंपाउंड्स, दे आर हैविंग अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर मुझे इन आयॉन्स को सेपरेट करना है, NaCl NaCl चिपका हुआ है ना, इनको अगर मुझे सेपरेट करना है, लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट। मतलब इनको मेल्ट करने के लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके ये सेपरेट होंगे। इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज वेरी वेरी हाई। आपको बात समझ में आई है? यहाँ पे आपको दिख रहा है NaCl को अगर मुझे मेल्ट करना है तो मुझे उसको फर्नेस में डालना पड़ता है। ये क्या है? NaCl है, उसको मुझे फर्नेस में डाल के मेल्ट करना पड़ता है, तब जाके वो
बॉन्ड्स ब्रेक होंगे Na और Cl के बीच में, तब जाके ये लिक्विड बनेगा, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। फिर चौथी बात करेंगे, दे आर वाटर सॉल्यूबल। हाँ, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको अगर आपको मेल्ट करना है तो बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेकिन पानी में ये लोग डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों होते हैं, इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है। आपको बताऊं, पानी का जो मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर एक स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है, इसको मैं क्या बोलता हूं, डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव मतलब स्मॉल नेगेटिव चार्ज आता है, बिकॉज ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेता है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा नेगेटिव चार्ज आता है। चलो इसको ऊपर ही ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा नेगेटिव चार्ज आया, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, एक थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव जिसको बोलूंगा। अब होता यह है, मुझे बताओ पर्पल वाला गोला कौन है, सोडियम का है, Na+ का है, और ग्रीन वाला गोला किसका है, Cl- का है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर यहां पे मान लो यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल आया इस प्रकार से, तो हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज है, मैं इसको सिर्फ प्लस लिखता हूं, और ये क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, हाँ बनेगा। मान लो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आया ऐसे, ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो इनके बीच में भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। तो इस प्रकार से होता यह है कि वाटर मॉलिक्यूल्स पूरा ये जो स्ट्रक्चर है 3D स्ट्रक्चर, उसके अंदर घुस जाते हैं, एंड हमारे जो आयॉन्स हैं Na+ एंड Cl-, ये सेपरेट होने लगते हैं, वाटर के साथ बॉन्ड बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोसिएशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रक्चर के बीच में घुसने लगते हैं, ठीक है, आयॉन्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, एंड सारे आयॉन्स सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन। तो क्या बोला है, वाटर मॉलिक्यूल्स ओरिएंट इन अ पर्टिकुलर मैनर, ओरिएंट मतलब खुद को अरेंज कर लेते हैं, इन अ पर्टिकुलर मैनर अराउंड द आयॉन्स सेपरेटेड बाय द डिसोसिएशन प्रोसेस। अब देखो, डिसोसिएशन अगर हुआ, सोडियम अलग हुआ, क्लोरीन अलग हुआ, तो सोडियम के आसपास इस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल्स खुद को अरेंज कर लेंगे, सोडियम एंड ऑक्सीजन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। क्लोरीन के आसपास इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल अरेंज कर लेंगे, हाइड्रोजन के साथ और क्लोरीन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स ओरिएंट मतलब क्या, अरेंज देमसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर मैनर अराउंड द आयॉन्स व्हिच आर सेपरेटेड बाय डिसोसिएशन प्रोसेस, ठीक है। अ न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है, किसके बीच में, आयॉन एंड द सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, रिप्लेसिंग द ओरिजिनल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन के बीच में, Na+ और Cl- के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन था, लेकिन वो किसने तोड़ दिया, पानी ने तोड़ दिया, ठीक है। एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म हुआ बिटवीन आयॉन्स, एंड किसके साथ बनाया, वाटर के साथ बनाया, बराबर है। उल्टा बना रहा हूं, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा ना, ऑक्सीजन आएगा, हाँ, और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, मतलब यू गेट द पॉइंट, ठीक है, समझ गए आप। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वेस सॉल्यूशन। इस प्रकार से ये आयॉन्स सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्यूबल, हावेवर दे आर इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल। केरोसिन एंड पेट्रोल में वो लोग डिसॉल्व नहीं होते, क्यों नहीं होते, मुझे बताओ। पानी के पास चार्ज था ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, लेकिन केरोसिन एंड पेट्रोल में ऐसा कोई चार्ज नहीं होता। तो केरोसिन पेट्रोल जो बॉन्ड है, हमारा जो आयोनिक कंपाउंड है उसके अंदर के जो बॉन्ड्स हैं वो तोड़ नहीं पाते, देयरफॉर हमारे आयोनिक कंपाउंड केरोसिन और पेट्रोल में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। ये जो वाटर है ना, इसको पोलार सॉल्वेंट बोला जाता है। पोलार क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसके पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल बनता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, सो इट इज कॉल्ड एज अ पोलार सॉल्वेंट। केरोसिन पेट्रोल में ऐसा पोल्स नहीं बनता, देयरफॉर आयोनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल, ठीक है। आराम से बता रहा हूं आपको, अच्छे से डिटेल में बता रहा हूं। नाउ आयोनिक कंपाउंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन सॉलिड स्टेट। मुझे बताओ, जब ये सॉलिड है तो ये सारे आयॉन्स चिपके हुए हैं, क्या ये आयॉन्स मूव कर सकते हैं, मुझे बताओ, कैन द आयॉन्स मूव
नो, सॉलिड स्टेट में आयॉन्स चिपके हुए हैं, मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। इन दिस स्टेट द आयॉन्स कैन नॉट लीव देयर प्लेस। मुझे बताओ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो मुझे चार्ज को फ्लो कराना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब यहां किसका फ्लो होगा? यहां पे आयॉन्स हैं, कैटायन है, एनायन है, आयॉन्स का फ्लो होना चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। क्या ये बात आप समझते हो? सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट होगी, लेकिन अगर एक्वियस सॉल्यूशन बनाया जाए, एक्वियस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? आयॉन्स डिसोसिएट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, आयॉन्स फ्रीली मूव कर पाते हैं। द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स can conduct electricity as they contain the dissociated ions. Ions are freely moving. Therefore, aqueous, स्पेलिंग क्या एक्वियस का? यू आएगा, ईओ, हाँ, एक्वियस सॉल्यूशन पानी के अंदर, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। एंड अगर मैं मेल्ट भी करता हूँ, सोडियम क्लोराइड को लेके मैंने अगर मेल्ट कर दिया, उस स्टेट में भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। फ्यूज्ड मतलब लिक्विड स्टेट, मोल्टन स्टेट, ठीक है। आयंस आर मोबाइल, मोबाइल मतलब क्या? मूविंग। चलिए, सिंपल बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने NaCl को मेल्ट किया है, तो ये क्या है? मोल्टन NaCl। आपको बता रहा हूँ मैंने क्या लिया, NaCl को मेल्ट किया, उसका एक लिक्विड बना दिया। अब यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है आपको, पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है, कैथोड एनोड। एंड ऑन पासिंग द करंट, जब मैं करंट को पास करूंगा, आयंस मूव टू ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। मतलब क्या हो रहा है? देखो, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो उसके पास कौन आ रहा है? कैटायन। आपको सिंपल यहाँ पे बताऊंगा, कैटायन किसके पास जाता है? कैथोड के पास जाता है। और एनायन किसके पास जाता है? एनोड के पास जाता है। अब इसमें मुझे एक बात बताओ, कैटायन इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव, एनायन इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव। ऑन पासिंग द करंट, आयंस विल गो टू ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। एंड हम क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इनको मेल्ट किया जाए तो इलेक्ट्रोलिसिस की जा सकती है, इनको अगर पानी में डिसॉल्व किया जाए तो भी इलेक्ट्रोलिसिस की जा सकती है। सो दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब क्या क्या सवाल पूछे गए हैं? स्टेट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। जो भी हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी, वो 5 प्रॉपर्टी 5 मार्क के लिए पूछी गई थी, तो आपको सारी लिखनी है, 1 2 3 4 एंड 5। 4 एंड 5 बड़ी हैं थोड़ी, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, राइट एनी 3 जनरल प्रॉपर्टीज पूछी गई थी 3 मार्क के लिए, लर्न कर लेना। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन। NaCl is an ionic compound. Why is NaCl an ionic compound? ये आपका पहला सवाल है। और ये दूसरा सवाल है, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। कोई भी 2 प्रॉपर्टी तो आप लिख सकते हो कि दे आर हार्ड, दे आर सॉलिड एंड दे आर हार्ड बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दे आर ब्रिटल, तो कोई भी 2 प्रॉपर्टी आप सिंपल वाली लिख दो। एंड व्हाई इज NaCl आयोनिक कंपाउंड? तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि कैटायन और एनायन से बनने वाला जो कंपाउंड है उसको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। तो सोडियम क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर रहा है ना? सोडियम ट्रांसफर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन। एज सोडियम ट्रांसफर्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट एक्ट्स एज कैटायन, Na+ बन जाता है। Cl takes up 1 electron and it will become anion Cl-. So NaCl is formed from Na+ cation and Cl- anion. Hence NaCl is a ionic compound. यही कहानी आपको अपने शब्दों में लिखनी है। देखो, ये एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वैसे, लेकिन आप इसको अपने वर्ड्स में थोड़ा लिखोगे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लिखना इतना ही है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है क्लोरीन को, बिकॉज ऑफ दिस सोडियम बिकम्स Na+ cation and Cl becomes Cl- anion. Force of attraction is formed between Na+ and Cl- and thus NaCl is formed. अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, बात करते हैं मेटलर्जी की। यहाँ पर 3 डेफिनेशन आपको याद रखनी है। मेटलर्जी क्या होता है, ओर क्या होता है और गैंग क्या होता है, ये 2 बार पूछा गया है। सो व्हाट इज मेटलर्जी? द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर एंड देयर प्यूरिफिकेशन फॉर यूज इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। मतलब सिंपल, ओर क्या होता है? एक पत्थर है, एक मिनरल है,
मिनरल समझते हो, पत्थर जो हमें जमीन से मिलते हैं। मिनरल को मैंने ओर बोला, ओर में से मुझे मेटल को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है। उस मेटल का मैं प्यूरिफिकेशन भी करूंगा एंड उसके बाद उसका मैं यूज करूंगा किसी भी चीज में। फॉर एग्जाम्पल घर के बर्तन है, बर्तन बनाने के लिए भी मेटल चाहिए। तो पत्थर में से, ओर में से हमने मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया, फिर ओर में से हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट किया, फिर उस मेटल का प्यूरिफिकेशन किया एंड बाद में उसका यूज किया। तो इसके पीछे जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको मेटलर्जी बोलते हैं। सिंपल बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलो अब मुझे बताइए व्हाट इज अ मिनरल। मिनरल एक पत्थर है, कंपाउंड ऑफ मेटल दैट अकर इन नेचर अलॉन्ग विथ इंप्यूरिटीज आर कॉल्ड एज मिनरल। मतलब ये जो पत्थर है ना, इसके अंदर आपको मेटल का कंपाउंड मिल रहा है, कंपाउंड ऑफ मेटल। फॉर एग्जाम्पल आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल रहा है ये पत्थर के अंदर, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी इंप्यूरिटीज भी हैं, इंप्यूरिटीज, ठीक है। मेटल का कंपाउंड है, उसके साथ इंप्यूरिटीज हैं, तो ये जो पत्थर है इसको मैं क्या बोलता हूं, मिनरल बोलता हूं। द कंपाउंड ऑफ मेटल दैट अकर इन नेचर अलॉन्ग विद इंप्यूरिटीज दे आर कॉल्ड एज मिनरल। सिंपल बात आपको बताई। अब आपको बताता हूं, मेरे पास 3 माइंस हैं। माइन, माइन समझते हो, 3 माइन है। माइन एबीसी, जहां से हम मिनरल को निकालते हैं, एबीसी। ए वाली जो माइन है, ए वाली माइन के अंदर जो पत्थर मिल रहा है उसके अंदर 50% मेटल का कंपाउंड है एंड 50% इंप्यूरिटी है। एंड ये कितना डीप है, 700 फीट डीप है। देखो जितना डीप आप जाओगे उतना आपका खर्चा भी बढ़ता है, उतना रिस्क भी बढ़ता है। बी वाली माइन में 95% मेटल का कंपाउंड मिल रहा है, 5% इंप्यूरिटी है, लेकिन आपको 1000 फीट डीप जाना पड़ेगा। एंड सी वाली जो माइन है उसमें 80% मेटल कंपाउंड है, 20% इंप्यूरिटी है, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ 500 फीट डीप जाना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां हो रहा है, सबसे ज्यादा आसान काम कहां हो रहा है, सी वाले माइन में हो रहा है, जहां पर आपका जो मिनरल है उसमें 80% मेटल कंपाउंड है एंड ज्यादा डीप भी नहीं जाना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि व्हाट इज एन ओर। ओर क्या होती है, द मिनरल, ओर एक मिनरल है फ्रॉम विच मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली, दैट इज कॉल्ड एज ओर। जहां पे आपका प्रॉफिट हो रहा है, जहां से आप आसानी से मेटल को निकाल पा रहे हो, उस मिनरल को ओर बोलते हैं। एक सिंपल बात बताऊं, सारे ओर, सारे ओर मिनरल हैं, हाँ सही बात है, लेकिन क्या सारे मिनरल ओर हैं, नहीं, सारे मिनरल ओर नहीं है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। जिस मिनरल में से, जिस पत्थर में से मेटल को इकोनॉमिकली निकाला जा सके, सस्ते में, प्रॉफिट में निकाला जा सके, उस पत्थर को हम ओर बोलते हैं। सारे ओर मिनरल होते हैं लेकिन सारे मिनरल ओर नहीं होते, ठीक है। हर पत्थर में से आप मेटल को नहीं निकाल सकते प्रॉफिटेबली, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। यहाँ पे पत्थर के अंदर कचरा भी होता है, मिनरल के अंदर कचरा होता है। ओर्स कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ इंप्यूरिटीज, सॉइल, सैंड, रॉकी सब्सटेंस अलॉन्ग विथ मेटल कंपाउंड। मेटल कंपाउंड के साथ साथ आपको सॉइल, सैंड, छोटे छोटे रॉकी सब्सटेंस, ये सब कुछ मिलता है। तो ये जो इंप्यूरिटीज हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम गैंग बोलते हैं। गंगू, गांजू ऐसा सब नहीं बोलना है, सिंपल क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये मिनरल ओर एंड गैंग का डेफिनेशन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। तो 4 डेफिनेशन हमने समझी, एक मेटलर्जी क्या होता है, एक मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है, गैंग क्या होता है, ठीक है। तो एक्सप्लेन द टर्म पूछा है, ये एग्जाम में 2 बार पूछा गया था, ठीक है। तो मेटलर्जी क्या है, ओर क्या है, गैंग क्या है, सिंपल सिंपल डेफिनेशन तीनों का दिया हुआ है 3 मार्क के लिए, ठीक। अब देखो, अब देखो, आपके पास एक ओर थी, ओर, उसमें मेटल का कंपाउंड है प्लस इंप्यूरिटी है, ठीक है। ओर के अंदर क्या होता है, मेटल का कंपाउंड होता है, साथ में कचरा होता है, इंप्यूरिटी, गैंग होता है। आपको वो इंप्यूरिटी को निकालना है। आपको क्या चाहिए, मेटल कंपाउंड सेपरेट चाहिए और इंप्यूरिटी को निकालना है, कचरा निकालना है। तो ये जो कचरा निकालने का प्रोसेस है इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कौन से प्रकार से किया जा सकता है, एक होता है सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, जिसके अंदर 2 मेथड है, विल्फली टेबल मेथड एंड हाइड्रोलिक सेपरेशन। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, विल्फली टेबल मेथड है। ये सारे मेथड यहाँ पे मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए आपको 1 शॉट देखना पड़ेगा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन आपको एक बात बताऊंगा,
इनके ऊपर ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं। एक बार हाइड्रोलिक सेपरेशन के ऊपर पूछा गया था, एक बार 2019 में, उसके अलावा इनके ऊपर कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। हाइड्रोलिक सेपरेशन आपको मैं बताऊंगा, मैग्नेटिक सेपरेशन ये है, फ्रॉथ फ्लोटेशन ये रहा मेरे ऊपर, फ्रॉथ फ्लोटेशन एंड लीचिंग, ये होते हैं इम्प्यूरिटी को निकालने के तरीके, गैंग को निकालने के तरीके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोलिक सेपरेशन, सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, ग्रेविटी को यूज करके हम इम्प्यूरिटी को सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिया है टेपरिंग कंटेनर, टेपरिंग मतलब ऊपर मोटा है, नीचे नीचे पतला हो रहा है, इसको हम टेपरिंग बोलते हैं, ऊपर मोटा नीचे पतला। फिर एक वाटर इनलेट है जहां से पानी अंदर आएगा, वाटर आउटलेट ऊपर है और एक वाटर आउटलेट नीचे है जहां से पानी बाहर आएगा। चलो फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले अ फोर्सफुल जेट ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द टैंक फ्रॉम लोअर साइड, नीचे से हमने पानी का एक फोर्सफुल जेट, एक फव्वारा छोड़ा, फोर्सफुल जेट ऑफ वाटर, ठीक है, पानी भर गया पूरे इसमें। फिर मैंने क्या किया, फाइनली ग्राउंड ओर, मतलब एकदम पाउडर किया हुआ ओर, उसको मैंने रिलीज किया इन द टैंक फ्रॉम द अपर साइड, ऊपर से रिलीज किया इस प्रकार से। अब इसमें क्या हो रहा है पता है, इसमें जो येलो कलर है, जो आपको येलो कलर का पार्टिकल दिख रहा है वो किसका है, गैंग का है, और जो रेड कलर का आपको पार्टिकल दिख रहा है वो किसका है, मेटल के कंपाउंड का है, मेटल कंपाउंड। तो होता क्या है, द गैंग पार्टिकल्स आर लाइटर, हल्के होते हैं, तो वो पानी के साथ, पानी का जो फ्लो है फव्वारा उसके साथ ऊपर आ जाते हैं, एंड ऊपर का जो आउटलेट है वहां से बाहर आएगा गैंग, ठीक है, एंड देयरफॉर दे फ्लो आउट फ्रॉम द अपर साइड ऑफ द टैंक, ठीक है। द हैवी पार्टिकल्स ऑफ द ओर, ओर मतलब आपका जो मेटल कंपाउंड है, दे आर कलेक्टेड फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द टैंक, मतलब नीचे क्या मिल रहा है, मेटल का कंपाउंड मिल रहा है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, एंड क्या पूछा था, द अबाउट डिस्क्रिप्शन इज ऑफ विच ग्रेविटेशन सेपरेशन, तो हमने लिखा हाँ दिस इज हाइड्रोलिक सेपरेशन, हमने बोला ये हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड है। आपको पता है हाइड्रोलिक का मतलब क्या, वाटर का जो प्रेशर होता है ना उसको हाइड्रोलिक बोलते हैं, वाटर प्रेशर, नीचे से प्रेशर में आ रहा है ना पानी, फोर्सफुल जेट आ रहा है, हल्का पार्टिकल गैंग का ऊपर से आ रहा है, हैवी पार्टिकल मेटल का नीचे जा रहा है। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द मेथड, ये 2 मार्क के लिए, 1 मार्क का आपका ये नाम लिखना है, 1 मार्क का, और 1 मार्क का आपका डायग्राम था, 2019 में पूछा गया था। उसके बाद सिर्फ ये एक छोटी सी क्या बोलते हैं एमसीक्यू आई थी, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। विल्फली टेबल में द पार्टिकल्स ऑफ ए गैंग आर सेपरेटेड बाय ग्रेविटेशन, विल्फली टेबल भी ग्रेविटेशन के ऊपर होता है ना, इतना ही है। चलो बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। मॉडरेट रिएक्टिविटी में कौन कौन आता है मुझे बताओ, केनाली ने कार मांगी ऑल्टो, एल्यूमिनियम तक हाई रिएक्टिविटी, उसके बाद जेन, फरारी, किसकी फरारी, टिन की फरारी, फिर भी, ये 4 मेटल्स हम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल में पकड़ते हैं। इनका एक्सट्रैक्शन मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज रोस्टिंग और कैल्सिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो पूछे गए हैं, सैंपल पेपर में भी पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने जिंक के 2 और लिए हैं, एक होता है जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड, एंड एक होता है स्मिथसोनाइट जिंक कार्बोनेट। सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर हैं, है ना, मेरे पास क्या है, सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर। इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सल्फाइड को अगर मैं ऑक्साइड बनाना चाहूं तो मुझे स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा इन एयर, इसको हम रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। सल्फाइड ओर को ओपन एयर में हीट करो, स्ट्रांगली खुला छोड़ के हीट करो, रोस्टिंग हो गया। एंड कार्बोनेट ओर का अगर ऑक्साइड बनाना है तो मुझे इसको भी स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा, बट इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। याद कैसे रखोगे, कार्बोनेट का कैल्सिनेशन, का कार्बोनेट कैल्सिनेशन, का सल्फाइड का रोस्टिंग, सूरो, सूरो का सल्फाइड रोस्टिंग, कार्बोनेट कैल्सिनेशन। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फर्नेस लिया है, उसके अंदर मैं उसको हीट कर रहा हूँ जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है, ठीक है। दोनों के रिएक्शन आपको बता देता हूँ। जब आप रोस्टिंग करोगे
तो जिंक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके जिंक ऑक्साइड बनाता है एंड सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। तो मुझे मेरा जिंक ऑक्साइड मिल गया। ये हो गया रोस्टिंग। कैल्सिनेशन इज लाइक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, याद है ना डीकम्पोजिशन। जिंक ऑक्साइड मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उड़ेगा, तो यहां पर भी जिंक ऑक्साइड मिला। अब दोनों में मुझे ऑक्साइड मिला। अब अगर मुझे इसमें से मेटल को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या यूज करता हूं, मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूंगा। मैं यहां पे कार्बन यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन क्या करेगा, चुरा के ऑक्सीजन, कार्बन तो चली, ऑक्सीजन को चुरा लेगा एंड मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर मुझे मिला मेटल मिल जाएगा। यार एक बात बताओ यार, लॉस ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है तो इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कर रहे हैं। कौन कर रहा है रिडक्शन, कार्बन। तो कार्बन कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, सिंपल सी बात। चलो क्या पूछा है इसके ऊपर, अब डेफिनेशन याद रख लेना, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों का। सूरो काका, कार्बोनेट ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। इसको क्या बोलते हैं, इसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। अब एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन की जब बात आती है, ध्यान से सुनना, बेयर्स प्रोसेस होता है और हॉल्स प्रोसेस होता है। सब बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, ये समझ में नहीं आता। आपको समझना है तो आप वन शॉट में देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कभी कोई सवाल नहीं पूछा गया है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के ऊपर पूछा जाता है तो वो पार्ट, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन बेयर्स और हॉल्स आप स्किप कर सकते हो मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से। नेम द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की ओर कौन है, बॉक्साइट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.NH2। एन क्यों लगाते हैं, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल का नंबर चेंज हो सकता है। ठीक है, बॉक्साइट। व्हाट इंप्यूरिटीज आर प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम ओर। बॉक्साइट के अंदर कौन सा कचरा होता है, एक होता है, यहां लिखूंगा सिलिका SiO2, एक होता है आयन ऑक्साइड Fe2O3, और एक रहेगा टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2। तो ये तीन प्रकार के इंप्यूरिटीज आपके बॉक्साइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। आपको पता है एल्यूमिना क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसको एल्यूमिना बोलते हैं। इसका मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करना है, मुझे एल्यूमिनियम निकालना है, इतना ही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक स्टील की टंकी ली हुई है, स्टील टैंक। उसके अंदर पूरा ये जो ब्लैक कलर का आपको लेयर दिख रहा है, ये वाला, ये ब्लैक लेयर क्या है, ये है ग्रेफाइट का लाइनिंग बोलूंगा, एक लेयर है ग्रेफाइट का। इसको मैं नेगेटिव टर्मिनल बोलूंगा, ये कैथोड है। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये कैथोड हो गया। फिर आपको ग्रेफाइट के रॉड दिख रहे हैं तीन, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, तो ये एनोड है। ठीक है, एंड एक आउटलेट है जहां से एल्यूमिनियम बाहर आएगा, इतना ही है। अब देखो एल्यूमिना जो है Al2O3, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेल्सियस, एंड इतनी सारी एनर्जी हम लगा नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम दो चीज़ें मिक्स करते हैं, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। क्रायोलाइट क्या होता है, नाथ्री अल्फ 6। इसको मैं याद कैसे रखता हूँ, बच्चा केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो रो रहा है, मम्मी बोल रही है बेटा ना कराए, ना कराए, नाथ्री अल्फ 6, ना कराए, नाथ्री अल्फ 6 क्रायोलाइट। एंड फ्लोरस्पार क्या है, काफ 2 CF2, काफ 2। ठीक है, नाक्राय एंड काफ 2, नाथ्री अल्फ 6 काफ 2, इनको ऐड किया जाता है एल्यूमिना के अंदर। इससे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री के आसपास हो जाता है। पहले क्या था, 2000 से ज्यादा था, अब वो 1000 डिग्री के आसपास हो गया बिकॉज ऑफ एडिंग क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये टैंक में क्या क्या है, ये जो टैंक है इसके अंदर क्या है, एल्यूमिना है, क्रायोलाइट है, फ्लोरस्पार है। क्रायोलाइट क्या होता है, नाथ्री अल्फ 6, फ्लोरस्पार क्या होता है, काफ 2। ठीक है, पूरा मिक्सचर हमने डाला, उसको हमने मेल्ट किया। तो मेल्ट होने के बाद मुझे बताओ, ये जो टैंक है इसके अंदर Al3+ रहेगा एंड O2- रहेगा। हमारा जो Al3+ है वो कैटायन है, कैटायन कैथोड पे जाता है, ये आपको मैंने बताया। एंड जो O2- एनायन है वो एनोड पे जाता है, ये भी मैंने आपको बताया, कैटायन टू कैथोड, एनायन टू एनोड। ठीक है ना, अब चलो करते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद आपको दिख रहा है ऑक्सीजन जो है वो, ये जो रॉड है ग्रेफाइट के एनोड, उसके ऊपर ऑक्सीजन जा रहा है, एंड नीचे जो ये जो लाइनिंग है, ग्रेफाइट की लाइनिंग जो है कैथोड, उसके पास एल्यूमिनियम जा रहा है, एंड यहां से एल्यूमिनियम को बाहर निकाला जाएगा। तो देखो ये क्या है, मोल्टन एल्यूमिनियम, और यहाँ पे ऑक्सीजन के बबल्स आपको दिखाई देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के साथ भी एक और चीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वहां पे, वो भी आपको मैं बताऊंगा। चलो समझते हैं इसको क्या हुआ। कैथोड पे क्या होगा मुझे बताओ, कैटायन कौन था, Al3+। सर Al3+ का मतलब क्या है, आपको पता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसके पास 13 प्रोटॉन होते हैं। चार्ज कितना है, 3+, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन ज्यादा है, तो उसके पास 3+ चार्ज है। अगर मुझे एल्यूमिनियम का न्यूट्रल एटम बनाना है तो मुझे इसको 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो मुझे मिलेगा Al, न्यूट्रल एटम। ठीक है, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन किस पे हो रहा है, कैथोड पे। तो इसको मैं याद कैसे रखता हूं, मैं बोलता हूं रेड कैट, रिडक्शन ऑन कैथोड, सिंपल। फिर एनोड की बात करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, वहां पे कौन गया था, ऑक्सीजन गया था, O2-। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, तो इसके पास 8 प्रोटॉन तो है, लेकिन चार्ज क्या है, 2-, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 2- चार्ज आ गया। अब अगर मुझे ऑक्सीजन का न्यूट्रल एटम बनाना है तो मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो मुझे मिलेगा O, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, एंड 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बाहर आ गए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसको मैं ऑक्सीडेशन बोलूंगा। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे होता है, तो इसको मैं याद रखूंगा एनऑक्स, एनोड पे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन होता है कैथोड पे, एनोड पे ऑक्सीडेशन। यहां तक समझ में आई बात। आपको पता है ऑक्सीजन का सिंगल एटम आपको नहीं मिलेगा, आपको हमेशा O2 मिलता है। ऑक्सीजन क्या है, एक डाई एटॉमिक गैस है ना, O2। तो मुझे उस प्रकार से इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने 2O2- लगाया, एंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओ ये जो एनोड के जो रॉड हैं वो किसके हैं, ग्रेफाइट के हैं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मतलब बेसिकली कार्बन होता है ना, तो एनोड पे क्या होगा, कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा। मुझे बताओ ये सब कुछ हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, ऐसा तो नहीं है रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो, आप 1000 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हो, तो जो ऑक्सीजन बनेगा वो कार्बन के साथ कंबाइन हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, एंड क्या बनेगा, CO2। तो आपका जो एनोड है, ये जो एनोड है, ये रॉड, वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, तो उनको रिप्लेस करना पड़ता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। एनोड्स हैव टू बी चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, इतनी सी बात है। ठीक है, अब देखिए आइडेंटिफाई द प्रोसेस, आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड अकॉर्डिंगली ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम। ये पूरी वही कहानी है जो हमने अभी देखी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, उसका कहानी दिया है। ठीक, तो प्रोसेस आइडेंटिफाई किया, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज गिवन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, ये आंसर हो गया आपका। इसका आपको नीट एंड लेबल्ड डायग्राम बनाना है, तो ये डायग्राम आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम में दिया भी है, ये आपको करना है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे 2O2- लूंगा, O2 बनाऊंगा, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा, बस। कैथोड पे क्या करूंगा, Al3+ लूंगा, उसको मैं 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो मुझे Al मिलेगा, बस। ये है कैथोड रिएक्शन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिक्सिंग क्रायोलाइट इन फ्लोरस्पार विद एल्यूमिना, रिड्यूस द, यहां पे पीछे दिया हुआ है ना, cryolite and fluorspar are added in the mixture to lower the melting point up to 1000 degrees Celsius. Reduce the melting point up to 1000 डिग्री सेल्सियस, ये आप आंसर लिखेंगे यहाँ पे। चलो यहाँ तक समझ में आया। फिर गिव रीजन में पूछा है एनोड्स नीड टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना, वही कहानी है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ग्रेफाइट के साथ, मतलब जो कार्बन है उसके साथ कंबाइन करके CO2 बन के उड़ जाता है।
मास ऑफ ग्रेफाइट रॉड डिक्रीजेज ओवर टाइम, ग्रेफाइट का रॉड छोटा हो जाता है, हेंस एनोड आर नीडेड टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। दैट्स इट। चलो आगे चलते हैं। यहाँ एक गिव रीजन दिया है, कॉपर वेसल टर्न ग्रीनिश एंड सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैकिश व्हेन केप्ट ओपन इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। पहले मैं कॉपर की बात करूंगा, सिल्वर की बात हम आगे करेंगे। यहां पर आपको दिख रहा है ना, कॉपर के ऊपर एक ग्रीन लेयर बना हुआ है। ये लेयर पॉइजनस भी होता है। कैसे बनता है? जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इन द मॉइस्ट एयर, मतलब मॉइस्चर भी चाहिए, इट रिएक्ट्स विद द सरफेस ऑफ द कॉपर वेसल। कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इन मॉइस्ट एयर, मॉइस्चर के साथ। कॉपर लूजेस इट्स लस्टर, चमक चली जाती है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रीनिश लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो ये जो लेयर है किसका है? CuCO3, कॉपर कार्बोनेट का लेयर है, पॉइजनस होता है। एंड दिस इज कॉल्ड एज पैटिनेशन ऑफ कॉपर। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पैटिनेशन। लोखंड के ऊपर जो जंग लगता है उस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं। एंड यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट बनता है, इसको पैटिनेशन बोलता है। ठीक है, लोखंड के साथ क्या हो रहा है? रस्टिंग हो रही है। कॉपर के साथ क्या हो रहा है? पैटिनेशन हो रहा है। ठीक है। कोरोजन क्या होता है? किसी भी मेटल का खराब हो जाना ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स। ऑक्सीजन की वजह से खराब हो रहा है, किसी एसिड की वजह से खराब हो रहा है, पानी की वजह से खराब हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से खराब हो रहा है। मेटल का खराब होना, डैमेज होना ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स, इट इज कॉल्ड एज कोरोजन। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ? कॉपर का कोरोजन देख रहा हूँ। ठीक है, पैटिनेशन एक प्रकार है कोरोजन का जो कॉपर के ऊपर होता है। अब मैं सिल्वर की बात करूं, सिल्वर धीरे धीरे काला हो जाता है, काला पड़ जाता है। क्यों? ऑन एक्सपोजर टू एयर सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक आफ्टर सम टाइम। सिल्वर ना किसके साथ रिएक्ट करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ प्रेजेंट होता है एयर में, थोड़ा थोड़ा हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड Ag2S बनाता है। ठीक है, Ag2S। एंड ये कैसा होता है? ब्लैकिश कलर का होता है। तो यहां पर देखो, तो वो जो गिव रीजन था उसमें आपको ये दोनों पॉइंट भी ऐड करने पड़ेंगे। और ये एक अलग गिव रीजन भी पूछा हुआ है, ऑन एक्सपोजर टू एयर सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैकिश आफ्टर सम टाइम। ये भी 2 मार्क के लिए पूछा गया था। तो इसमें 2 पॉइंट आप लिखोगे कि सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, विच गिव्स सिल्वर आर्टिकल अ ब्लैकिश अपीयरेंस। तो ये जो गिव रीजन है ये अलग से 2 मार्क के लिए पूछा गया था। एंड इसके पहले का जो ये गिव रीजन है ये भी 2 मार्क के लिए पूछा गया है। यहाँ आप कॉपर का भी बताओगे ये 3 पॉइंट, एंड बाद में 0.4 एंड 0.5 ये आप सिल्वर का भी लिखोगे। यहाँ पे बात समझ में आ रही है आपको क्या करना है? ठीक है, ओके। दूसरा एक और गिव रीजन 2 मार्क के लिए पूछा था, लिंबू या फिर टैमराइंड, इमली, इट इज यूज फॉर क्लीनिंग कॉपर वेसल दैट हैव टर्न्ड ग्रीनिश। तो क्या होता है? हमने क्या बोला? कॉपर ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ ग्रीन कलर्ड कॉपर कार्बोनेट सॉल्ट इज फॉर्म्ड, टार्निशिंग द कॉपर। टार्निशिंग मतलब खराब कर रहा है। लींबू का जूस और इमली का जो जूस है उसके अंदर सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड होता है, एसिड होता है। ये जो एसिड है वो सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा। द एसिड्स रिएक्ट विद कॉपर कार्बोनेट फॉर्मिंग वाटर सॉल्युबल सॉल्ट। एंड वो जो ग्रीन कलर है वो पानी के अंदर डिसॉल्व होकर निकल जाएगा, है ना? वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा विच गेट वॉश्ड ऑफ इजीली। ड्यू टू दिस द टार्निश्ड कॉपर बिकम्स क्लीन एंड रिगेन्स इट्स लस्टर, वापस चमकने लगेगा। हेंस लेमन और टैमराइंड आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द कॉपर वेसल दैट हैव टर्न्ड ग्रीनिश। सिंपल है ना? 2 एसिड है, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, कॉपर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं जिसको हम वॉश कर सकते हैं इजीली। बस यही बात है। चलो अब बात करते हैं हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। वेरी इंपॉर्टेंट, गैल्वेनाइजिंग है, टिनिंग है, एनोडाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एलॉइंग, पांचों इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कुछ कुछ सवाल बनते हैं। सो व्हाट इज गैल्वेनाइजिंग? वेरी सिंपल है, थिन लेयर ऑफ जिंक इज अप्लाइड टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन और स्टील। लोखंड के ऊपर या फिर स्टील के ऊपर जिंक का एक लेयर चढ़ाया जाएगा, इसको हम गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में ये सारी प्रोसेसेस दी हैं, कॉस्टिंग, क्लीनिंग होता है, रिंसिंग होता है, पिकलिंग, रिंसिंग, फ्लक्स। आपको ये सब कुछ याद रखना नहीं है। आपको सिंपल बताता हूँ, जो भी आपका लोखंड था, स्टील था, उसको मोल्टन जिंक में, जिंक बात होता है, ठीक है, उसमें डुबा के निकालते हैं, जिंक का एक लेयर उसके ऊपर चढ़ जाता है इस प्रकार से। चलो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसके फायदे क्या हैं? इससे क्या होगा? कोरोजन ऑफ जिंक विल अकर फर्स्ट बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। मतलब क्या? ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें जिंक कहाँ पे है? यहाँ पे है, और आयन उसके नीचे है। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक है। तो खराब कौन होगा? जिंक होगा। ध्यान से सुनना। सर जिंक अगर खराब हो गया तो क्या फायदा?
गैल्वेनाइजिंग करने का फायदा क्या है बताता हूँ। ये आपका नीचे आयन है, फॉर एग्जाम्पल ये लोखंड है, उसके ऊपर हमने जिंक का लेयर चढ़ा दिया। ये किसका लेयर है? जिंक का। अब जिंक अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। ऊपर क्या बन रहा है? एक ऑक्साइड लेयर, जिंक ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा। जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन ये जो जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड क्या करता है? नीचे का जो आयन है उसको प्रोटेक्ट करेगा। एक बार ऑक्साइड का लेयर बन गया, उसके बाद और ऑक्सीडेशन नहीं होगा, फर्दर डैमेज नहीं होने वाला, बिकॉज अब ऑक्सीजन अंदर नहीं घुस पाएगा। ये जो ऑक्साइड लेयर है उसको फाड़ के ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगा, पानी अंदर नहीं जा पाएगा, तो नीचे का जो आयन है वो कैसा रहेगा? प्रोटेक्टेड रहेगा। इसलिए हम गैल्वेनाइजिंग करते हैं। जिंक खराब भी हो जाए चलेगा, नीचे का लोखंड प्रोटेक्टेड रहेगा, लोखंड खराब नहीं होगा। बात आपको समझ में आ रही है? चलो दूसरी बात करते हैं टिनिंग की। यहाँ पे क्या करते हैं, आपको कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट बनता है, ग्रीनिश लेयर फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर और ब्रास। ब्रास में भी कॉपर होता है ना, ब्रास मतलब पित्तल, ब्रास मतलब पित्तल, पित्तल के अंदर भी कॉपर होता है, तो उसके ऊपर भी ग्रीन लेयर बनता है कॉपर कार्बोनेट का। एंड ये लेयर कैसा है? पॉइजनस है। तो हम क्या करते हैं, हम टिन का, थोड़ा सा टिन लिया जाता है। अब ये जो आपको कॉपर का वेसल दिख रहा है इसको पहले बहुत गर्म किया जाएगा, उसके अंदर थोड़ा सा टिन डालेंगे और फिर उसको घिस देते हैं कपड़े से। तो आपका जो भी वेसल है, बर्तन है, उसके अंदर पूरा एक टिन का लेयर बन जाएगा। ठीक है, वी कॉल दिस एज कलही। नाउ एनोडाइजेशन की बात करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एनोडाइजेशन। इसमें क्या करेंगे, मान लो मैंने नीचे ये मैंने लिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, इसके ऊपर एनोडाइजेशन करके मैं एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनाऊंगा। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर इसके अंदर नहीं घुस पाएंगे, तो नीचे का जो एल्यूमिनियम है वो हमेशा कैसा रहेगा? प्रोटेक्टेड रहेगा, खराब नहीं होगा। ठीक है, क्या बोला है देखो, द थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द कॉन्टैक्ट ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन वाटर अंदर नहीं जा पाएंगे, तो नीचे का जो एल्यूमिनियम है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा, खराब नहीं होगा। हमने क्या बनाया? हमने एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनाया। कैसे बनाया आप समझते हैं? दिस विल प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलिसिस से हमें वो ऑक्साइड लेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे? चलो, मैंने यहाँ पे कैथोड लिया है, ये जो पूरा टैंक है ना, ये पूरा टैंक क्या है? कैथोड है, नेगेटिव टर्मिनल। एंड यहाँ पर ऊपर क्या बन रहा है? एनोड बन रहा है। तो मेरे जो एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनको मैंने क्या बनाया? इनको एनोड बनाया है। इनको एनोड के जगह पे मैंने रखा है, पॉजिटिव टर्मिनल के जगह पे। ठीक है, चलो ये एल्यूमिनियम आर्टिकल हो गए। एंड मैंने इलेक्ट्रोलाइट, देखो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए मुझे कुछ इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, तो यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है। अब क्या होगा, जैसे मैं करंट पास करूंगा कैथोड पे, मतलब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके ऊपर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन के बबल्स आएंगे। एंड एनोड पे यहाँ पे ऑक्सीजन के बबल्स आएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये एनोड किसका है? एल्यूमिनियम का है। तो एल्यूमिनियम के साथ ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, बबल्स आ रहे हैं, क्या ये आपस में रिएक्ट करके Al2O3 नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे जो एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर आ जाएगा इस प्रकार से। अब वो लेयर क्या करेगा? नीचे के एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करेगा, खराब होने नहीं देगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनोडाइजेशन। क्यों बोलते हैं एनोडाइजेशन? बिकॉज एल्यूमिनियम एनोड पे होता है, एल्यूमिनियम एनोड पे होता है, इसको एनोडाइजेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। वन मोर इंटरेस्टिंग प्रोसेस, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे a less reactive metal is coated on a more reactive metal by electrolysis। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्टील की चमची है, स्टील, उसके ऊपर सिल्वर का प्लेटिंग किया जाएगा। देखो स्टील वैसे तो खराब होता नहीं है, लेकिन इसको मैं क्या बोलूंगा? सिल्वर प्लेटेड स्पून। वैसे महंगे भी बिकेंगे ये, ठीक है। या फिर आपने गोल्ड प्लेटेड वॉचेस वगैरह भी सुने हुए हैं। तो यहाँ पर सिल्वर का कोटिंग और गोल्ड का कोटिंग कैसे किया जाता है?
इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। आइए समझते हैं। अब जो मेरा आर्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल ये कॉपर की स्पून है, एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर की स्पून है, इसके ऊपर मुझे सिल्वर चढ़ाना है, ठीक है, ये सिल्वर है, सिल्वर चढ़ाना है। तो कॉपर के स्पून को मैंने कैथोड बनाया हुआ है। यहां पे क्या है, ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है। ऊपर भी आपको दिख रहा है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो आपकी जो स्पून है जिसके ऊपर कोटिंग करनी है वो कैथोड है एंड सिल्वर क्या है, एनोड है, ठीक है। सिल्वर का आपको कोटिंग चढ़ाना है तो आपका जो सॉल्यूशन रहेगा, जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, वो भी सिल्वर के किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन रहेगा। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट हो गया, या फिर सिल्वर का दूसरा कोई भी सॉल्ट आप यूज कर सकते हैं। जिस मेटल की कोटिंग चढ़ानी है उसी मेटल का हमें एक सॉल्ट सॉल्यूशन भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। उसका क्या रीजन है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है तो उसमें Ag+ एंड NO3- होगा, इस प्रकार से Ag+ एंड NO3-। NO3 को भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए, हमारा पूरा जो गेम है वो Ag+ का है। अब जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, मुझे बताओ ये कैटायन है ना, कैटायन किसके पास जाता है, कैथोड पे जाता है। कैटायन गोज टू कैथोड। कैथोड कौन है, आपकी स्पून है, कॉपर की स्पून। तो ये Ag+ धीरे धीरे किसके पास जा रहा है, स्पून के पास जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ये तो हमने बताया। तो यहां पर अगर Ag+ गया तो क्या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड वहां जाके वो Ag बन जाएगा। देखो, नेगेटिव टर्मिनल से आया इलेक्ट्रॉन, Ag+ ने एक्सेप्ट किया एंड वो क्या बना, Ag बना, ठीक है। ये एक बात हुई। लेकिन आपको पता है एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे रिडक्शन हो गया, अब मैं एनोड की बात करूंगा। एनोड किसका बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है। तो सिल्वर का अगर ऑक्सीडेशन किया जाए, मतलब मुझे यहाँ पे Ag+ मिलेगा और इलेक्ट्रॉन मिलेगा। देखो ध्यान से, Ag था, उसमें से इलेक्ट्रॉन अब बाहर आया, ऑक्सीडेशन हुआ, Ag+ बना। एंड ये जो Ag+ है ये सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, इस प्रकार से। चलो इसको मैं क्या बोलता हूँ, ऑक्सीडेशन। Ag+ सॉल्यूशन में गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर सर्किट में घूम रहा है एंड वही जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वही Ag+ वापस एक्सेप्ट करके Ag बन जाएगा कैथोड के ऊपर। क्या आपको दोनों प्रोसेसेस समझ में आई? ठीक है, तो मैं फिर से आपको सिंपल भाषा में यहाँ पे बता दूंगा कि कैथोड पे क्या हुआ। कैथोड पे Ag+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag बना एंड एनोड पे Ag+ बना, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आया। उल्टे प्रोसेसेस हो रहे हैं दोनों। तो मुझे एक बात बताओ, धीरे धीरे आपका एनोड खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे आपका एनोड खत्म होते जाएगा, है ना। एंड आपका जो स्पून है, ये जो स्पून था उसके ऊपर सिल्वर का कोटिंग आ जाएगा, या फिर इसको मैं प्लेटिंग बोलूंगा, सिल्वर प्लेटिंग। चलिए, आई होप बात समझ में आई है। लास्ट बात करेंगे एलॉइंग की। एलॉइंग क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मतलब यूनिफॉर्म मिक्सचर, यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, मिक्सिंग अ मेटल विथ अदर मेटल्स और नॉन मेटल। ठीक है, टू और मोर मेटल भी हो सकते हैं या फिर कोई एक नॉन मेटल भी हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, A+B हमने कर दिया तो ये बन गया एलॉय। अ होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म बाय मिक्सिंग मेटल एंड अदर मेटल और नॉन मेटल इन सर्टेन प्रोपोर्शन। ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन होता है इसमें कि फॉर एग्जांपल ये 60% रहेगा तो ये 40% रहेगा, ऐसा प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है। कैसा भी कुछ भी प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे तो बराबर एलॉय बनता नहीं है। सो हम ये जो भी मिक्सिंग कर रहे हैं ये सर्टेन प्रोपोर्शन में करते हैं, इसको हम एलॉय बोलते हैं। एंड जितने भी एलॉयज बनते हैं ना, ये कोरोजन नहीं होते, मतलब ये खराब नहीं होते। आपका जो प्योर मेटल है, फॉर एग्जांपल लोखंड है, लोखंड खराब हो जाएगा, लेकिन अगर मैं उसका स्टील बनाता हूँ तो स्टील उतना आसानी से खराब नहीं होता। स्टील को खराब होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, मजबूत भी रहेगा। लोखंड थोड़ा नरम होता है लेकिन स्टील वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बात समझ में आ रही है? तो एलॉइंग भी एक प्रकार से क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन है। चलो, घर के जो बर्तन वगैरह हमारे बनते हैं स्टेनलेस स्टील के, या फिर गोल्ड टाइटेनियम एलॉय का जो सूट था आयरन मैन का, उसमें भी गोल्ड और टाइटेनियम का एलॉय था, है ना, था एलॉय है। चलो बात करेंगे ब्रॉन्ज की। तीन चार एग्जांपल है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, स्टेनलेस स्टील है।
ये 3 आपको याद रखने। ब्रॉन्ज में क्या होता है, इट इज एन एलॉय फॉर्म्ड फ्रॉम 90% कॉपर एंड 10% टिन। ब्रॉन्ज स्टैचूज डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय सन एंड रेन, धूप से भी खराब नहीं होते, बारिश से भी खराब नहीं होते, बेसिकली कोरोजन नहीं होता उनका। ठीक है, इसको याद कैसे रखता हूं मैं, बोलता हूं कपटी। ब्रॉन्ज कैसा है, कपटी, कॉपर का कप, टिन का टी, कपटी, कॉपर एंड टिन, 90% कॉपर 10% टिन। फिर ब्रॉन्ज की ब्रास की बात करेंगे, ब्रास क्या होता है, पित्तल। इट इज एन एलॉय फॉर्म्ड फ्रॉम 60% कॉपर 40% जिंक। तो इसको मैं याद रखता हूँ कोजे, को कॉपर जिंक 60-40, 60-40 कॉपर जिंक। ठीक है, ब्रास। फिर बात करेंगे स्टेनलेस स्टील की, इसमें क्या क्या है, इट डज नॉट गेट स्टेन, मतलब ये खराब नहीं होता एयर के साथ, पानी के साथ, एंड जंग भी नहीं लगता। ठीक है, स्टेन मतलब उसके ऊपर धब्बे वगैरह नहीं आते, पानी के धब्बे या फिर किसी ऑक्सीजन के वजह से या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आने वाले धब्बे, स्टेन नहीं आता, एंड वो जंग भी नहीं पकड़ता स्टेनलेस स्टील। इसके अंदर क्या क्या है, इट इज एन एलॉय मेड फ्रॉम 74% लोखंड, 18% क्रोमियम, 8% कार्बन। याद रखता हूँ आईसीसी, आयन क्रोमियम कार्बन, आयन क्रोमियम कार्बन, इसका परसेंटेज आपको याद करना पड़ेगा, 74 18 8। ठीक है, 74 18 8, 74 ही होता ना, 74 74 18 8, आईसीसी, आयन क्रोमियम कार्बन। नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ एलॉयज आर यूज फॉर मिंटिंग कॉइन, हमारे जो कॉइन वगैरह भी बनते हैं वो भी अलग अलग एलॉय से बनते हैं। चलिए, तो आते हैं क्वेश्चंस पे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे इन सारे प्रोसेसेस के ऊपर। कोरिलेशन, ब्रास कॉपर एंड जिंक का है, तो ब्रॉन्ज क्या है, कपटी, कॉपर एंड टिन रहेगा ना, कॉपर एंड टिन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। इन डैश प्रोसेस अ लेयर ऑफ मोल्टन टिन इज डिपॉजिटेड, तो ये टिनिंग में हो रहा है, मोल्टन टिन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन अल्फाबेट। टू प्रिवेंट रस्टिंग अ लेयर ऑफ डैश मेटल इज अप्लाइड ऑन आयरन शीट, जिंक। जिंक अगर खराब भी हुआ, जिंक ऑक्साइड बना, तो भी वो नीचे के आयन को प्रोटेक्ट करता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये now choose the correct alternative and write the correct option alphabet. Gold plated ornaments are example of electroplating. आई होप आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ में आई, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक्सप्लेन द टर्म एनोडाइजेशन विद एग्जांपल। एनोडाइजेशन में क्या होता है, देखो एनोडाइजेशन एल्यूमिनियम का भी और कॉपर का भी किया जा सकता है, कॉपर ऑक्साइड भी बनाया जा सकता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग मेटल सच एज एल्यूमिनियम एंड कॉपर विथ अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ऑक्साइड का लेयर हम बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड एनोडाइजेशन। इन दिस प्रोसेस कॉपर और एल्यूमिनियम आर्टिकल एनोड रहेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम या कॉपर जो भी आप यूज कर रहे हो वो क्या रहेगा, एनोड रहेगा। सिंस द थिन यूनिफॉर्म लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑल ओवर द सरफेस, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ द मेटल। आपका जो पूरा मेटल था वो ऑक्साइड से कवर हो जाता है, तो अंदर का जो मेटल है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, खराब नहीं होगा। When aluminum is anodized, the thin layer of aluminum oxide is formed which restricts the contact of aluminum metal with oxygen, water. This prevents further oxidation of aluminum. This protection can be further enhanced by making the oxide layer thicker during anodization process. काफ़ी बार anodization में कलर्स वगैरह भी ऐड किए जाते हैं, तो एक आपका जो एल्यूमिनियम रहेगा उसके ऊपर एक कलर्ड फिनिश भी आती है ना, ज़्यादा डेकोरेटिव लगेगा। पहले आपको पता है जो एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम यूज किया जाता था, फोन्स वगैरह आते थे, फोन का जो बैक होता था उसका जो मटेरियल होता था वो एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम का होता था, मैट फिनिश फील आती थी ना, रफ फिनिश आती थी, वो एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम होता था, वो जो फिनिश है पूरी वो एनोडाइज्ड लेयर होता था। ठीक है, क्या यूज है, टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ द मेटल। कहानी बहुत आसान है, आप लिख सकते हो। आइडेंटिफाई द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड इन द स्केच एंड राइट एनी टू यूजेस। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सिल्वर प्लेटिंग हो रही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डिस्क्राइब्ड इन द स्केच। उसका यूज क्या है, यूज टू मैन्युफैक्चर सिल्वर प्लेटेड किचन यूटेंसिल। ठीक है, सिल्वर प्लेटेड स्पून होता है, सिल्वर प्लेटेड डिशेज होती हैं, प्लेट्स होती हैं। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स। ठीक है, गोल्ड प्लेटिंग। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलॉइंग। तो यहाँ पे पहले तो एलॉइंग का डेफिनेशन आ गया, ये पहला पॉइंट आपका डेफिनेशन हो गया। फिर ब्रॉन्ज की बात करेंगे, 90 10 टिन रहेगा ठीक है, फिर ब्रास की बात की है। Majority of the metallic substances used presently are in the form of alloys. The main intention behind this is to decrease the intensity of corrosion of metal. Alloy बनाने से corrosion कम हो जाता है, किसी किसी केस में प्रिवेंट हो जाता है corrosion. Stainless steel does not get stained with air, water and also does not rust. जंग भी नहीं पकड़ता. It is 74% iron, chromium, carbon. 74 18 8 ICC, iron, chromium, carbon. ठीक है, पूरी कहानी जो हमने पढ़ी वो एलॉइंग की।
ऑड मैन आउट, टिनिंग, एनोडाइजेशन, एलोइंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की एक मेथड है, बाकी सारे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के मेथड्स हैं। ठीक, चलो इन टू मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, आइदर अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड or silver plating is done on the surface. State to which electrode the aluminum article is attached to in this method. तो पहली मेथड एनोडाइजेशन है। इसके अंदर एल्यूमिनियम का जो आर्टिकल है, एल्यूमिनियम आर्टिकल, वो एनोड रहेगा। एनोडाइजेशन में एनोड सिंपल है ना, एनोडाइजेशन एनोड। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो एल्यूमिनियम का आर्टिकल है, देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप कोई भी यूज कर सकते हो, आप एल्यूमिनियम लो, कॉपर लो, आयरन ले लो, सबके ऊपर सिल्वर की कोटिंग की जा सकती है ना, किसी भी मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग की जा सकती है। तो यहाँ पर आप एल्यूमिनियम ले सकते हो, लेकिन वो एल्यूमिनियम क्या रहेगा, कैथोड रहेगा। ठीक है, एंड सिल्वर की प्लेटिंग हो रही है तो सिल्वर क्या रहेगा, एनोड रहेगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप this point is clear. In the method of corrosion, control of corrosion of aluminium, where layer of aluminium oxide is formed, the aluminium article is attached to anode, anodization. In the method of control of corrosion, aluminium, where silver plating is done, aluminium article is attached to the cathode. ठीक है, बस इसी के साथ हमारा रैपिड रिवीजन समाप्त होता है। आई होप मैंने समझाने की कोशिश की है, सारे पॉइंट आपको समझ में आए हैं अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।